हेलो गाइस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो जब भी आप अनअकैडमी से कुछ भी परचेस करें, कैपिटल में झासर कोड यूज करना। आप अगर खरीद रहे हो अनअकैडमी से कुछ या आपका फ्रेंड खरीद रहा है तो हेल्प कर दो उसकी। झासर कैपिटल में कोड उसको दे दो या आप यूज कर लो, ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा हर एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कोई भी कोर्स खरीदो अनअकैडमी से, झासर कोड यूज करोगे तो ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा आपको। और साथ ही साथ अभी इनके प्राइजेस बढ़ने वाले 23 दिसंबर 2021 से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तुरंत परचेज कर रहे हो कुछ भी अनअकैडमी से, तुरंत कर लो। यहाँ पर इनके बैचेस भी हैं काफी सारे जनरल स्टडीज के, और ऑप्शनल की आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। वन टाइम ऑप्शनल का कोर्स परचेज करना है, जो ऑप्शनल चाहोगे वो ऑप्शनल ओपन हो जाएगा और सभी के सभी। राइट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ऑप्शनल की टेस्टिंग करना, कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जैसे उन्होंने पीएसआई और ऑप्शन ले लिया, थोड़े समय बाद समझ में नहीं आ रहा तो वो स्विच करें, तो एक बार पेमेंट करने के बाद स्विच करने में डिफिकल्टी आती है। यहां पर आप स्विच कर सकते हो, मतलब आपके लिए सब ओपन है। मतलब एक ऑप्शनल के लिए परचेस करो, सब फ्री में मान के चलो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। राइट, अभी 4 ऑप्शनल के कोर्सेज जो है वो लॉन्च हुए हैं 15 दिसंबर को, और 6 ऑप्शनल के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं 8 दिसंबर को। देख लीजिए, अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो अभी अभी कोर्स शुरू हुआ है, ज्वाइन कर लो। और अगर इनमें से ऑप्शनल नहीं है तो वहां पर सर्च कर लो, और भी जो है वो कोर्सेज शुरू हुए हैं। राइट, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, रिकॉर्डिंग्स तो वहां पर आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगी। बाकी अभी ये नई लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं, कर लो। और कोड एक ही यूज करना है, कैपिटल में झासर का। और अभी फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी है इनकी, रेगुलर बेसिस पर चलती है। राइट, और रेगुलर बेसिस पर मंडे टू सैटरडे, पूरी संडे को भी इसका कॉम्बैट होता है। और संडे के कॉम्बैट में तो अभी इस बार तो ये इनाम वगैरह भी दे रहा है, तो सभी लोग एनरोल हो जाओ संडे के कॉम्बैट में। आईपैड वगैरह, एचपी का लैपटॉप, यानी कि 1000 लोगों को कुछ इनाम मिलेगा। राइट, 1000 लकी पार्टिसिपेंट जो है उनको मौका मिल जाएगा जीतने का ये इनाम। तो टेस्ट तो देखो, इनाम के लिए मत टेस्ट करो। राइट, टेस्ट दो, इनाम के लिए मत टेस्ट दो। टेस्ट दो आपकी नॉलेज के लिए, राइट, आपको इंप्रूव करने के लिए। और ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, इसको कभी प्राइमरी चीज कभी मत मानना। राइट, ये सेकेंडरी चीज है, मेन चीज है आपकी परफॉर्मेंस। नाम के आगे आईएएस लगना, आईपीएस लगना, वो मेन है आपके लिए। और जब भी यानी कि इस कॉम्बैट में इनरोल हो गए तो कोड मांगेगा, और तो कोड आपको पता है क्या देना है, कैपिटल में झासर। कोई भी आपका दोस्त परचेज कर रहा है, कहीं पर भी कोड मांगा जा रहा है, झासर ही यूज करना है। राइट, और अनअकैडमी के बहुत सारे आपको, मतलब जैसे कि इसमें तो लोन वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और ईएमआई पे भी इवन आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर 0% ईएमआई पे कोर्सेज मिल जाता है। राइट, तो आप ले सकते हैं। राइट, कोड एक ही यूज करने का है, झासर कैपिटल में। गाइस, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कि ऑपरेशन विजय किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन विजय को कंडक्ट करके हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को आजादी दिलवाई थी। गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा देश जो आजाद हुआ था 1947 1947 में ब्रिटिशर्स से। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन पावर से हमारा देश कब आजाद हुआ, तो अगर ऑप्शन में 1947 लिखा है तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि फाइनली यूरोपियन पावर से हमारा देश आजाद हुआ था 1961 में। क्योंकि गोवा को जो आजादी मिली है वो 1961 में मिली है पोर्चुगीज से। तो हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद होने के बाद भी यूरोपियन पावर के कंट्रोल में था, यानी कि हमारे देश की एक टेरिटरी गोवा और दमन एंड दीव, ये जो एरियाज हैं ये यूरोपियन पावर यानी कि पोर्चुगल के कंट्रोल में थे। और इससे आजादी दिलवाई है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय को कंडक्ट करके 1961 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी 19 दिसंबर 2021 को गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये 60वां गोवा लिबरेशन डे था। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अभी रिसेंटली 60वां गोवा लिबरेशन डे 2021 में ऑब्जर्व किया गया है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई थी, बट यूरोपियन पावर से पूरी तरह नहीं मिली थी। हमारे देश को 14 साल और लगे थे, यानी कि 1947 से लेकर 1961 तक का टाइम जो है वो और लगा था पूरी तरह से यूरोपियन पावर को भगाने में। राइट, तो फाइनली 1961 को पोर्चुगीज के जाने के बाद इंडिया कंप्लीटली यूरोपियन पावर से फ्री हो गई थी। एंड पोर्चुगीज का एक फैक्ट आपको यह भी पता होगा
कि पोर्चुगीज पहली यूरोपियन पावर थी जो कि इंडिया में आई थी और सबसे आखिरी में जाने वाली पावर भी यही थी। तो ये वाला पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अक्सर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन पावर कौन आई थी इंडिया के ऊपर रूल करने, फिर बाद में कौन आई, ये ऑर्डर आप बताएं। मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। ब्रिटिशर यानी कि इंग्लिश, फ्रांस, डच, पोर्चुगीज। तो ये बताएं कि पहले कौन आई और आखिरी में कौन आई। इवन ये ऑर्डर भी जरूर लिखिएगा कि कब कब कौन से ईयर में ये रिटर्न हुई, यानी कि गई इंडिया को छोड़कर, राइट। तो ये चीज जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। और ऑपरेशन विजय की हम लोग बात करेंगे जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो पोर्चुगीज जैसे कि पहली यूरोपियन पावर थी जो इंडिया में आई इंडिया के ऊपर रूल करने, और सबसे आखिरी में जाने वाली पावर भी यही थी। गोवा और दमन एंड दीव से इन्होंने एग्जिट किया 1961 में, राइट। पोर्चुगीज ने गोवा के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया और उसको अपने कंट्रोल में लिया 1510 में, और 1961 में इसने गोवा को छोड़कर और दमन एंड दीव को छोड़कर जो है वो गई। ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 1961 को। उस समय ऑनरेबल प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था हमारी इंडियन फोर्सेस को कि इंडियन फोर्सेस जाएं और गोवा को जो है वापस पोर्चुगीज से जो है वो लेकर इंडियन यूनियन में शामिल करें, राइट। पोर्चुगीज कंट्रोल से जो है वो गोवा को फ्री कराएं, उसको आजादी दिलवाएं। तो हमारी इंडियन फोर्स गई थी 30,000, हमारे लगभग कहा जाता है कि 30,000 सोल्जर गए थे और पोर्चुगीज सोल्जर मात्र 3,000 थे। तो आप सोच ही सकते हो कहां 30,000 कहां 3,000, तो परिणाम क्या होना था ये तो पता ही था, राइट। तो वैसे हालांकि खून खराबा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया हमारी फोर्सेस को देखकर और हमें जो है वो गोवा वापस लौटा दिया, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा गोवा के अलावा जैसे ही ऑपरेशन विजय मेनली गोवा के लिए था, बट पोर्चुगीज को पूरी तरह से यहां से हटाना था, तो हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय को एंड नहीं किया गोवा पे कंट्रोल करके। हमारी फोर्सेस चली गई दमन एंड दीव और वहां से भी पोर्चुगीज को कंप्लीटली हटाया। उन्होंने बोला कि यार एक बार शहर पे निकले, राइट, एक बार जो है वो मिशन शुरू हुआ है तो मिशन जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, पूरी तरह से ये पोर्चुगीज को हटाओ। सिर्फ गोवा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पोर्चुगीज को भगाना ऑब्जेक्टिव है, राइट। सो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको गोवा से रिलेटेड बताना चाहता हूं, उसके ओपिनियन पोल के बारे में। अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल कौन है, तो बताएं आप कि हमारे देश में सबसे पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर बताएं जरा कि कौन है पावरफुल। तो हमारी कंट्री के अंदर पीपल, इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसका एक एग्जांपल आप हिस्ट्री से उठाकर मेंशन कर सकते हो। गोवा में क्या हुआ था गाइस, एक रेफरेंडम हुआ था, एक जनमत संग्रह हम लोग को गोवा में देखने को मिला था, जिसे फेमसली ओपिनियन पोल के नाम से जाना जाता है, ओपिनियन पोल। इसमें हुआ यह था कि 1967 का टाइम था। 1967 में तो गोवा जो है वो इंडिया के कंट्रोल में आ गई थी। तो 1967 में गोवा के निवासियों को एक ऑप्शन दिया गया, या तो महाराष्ट्र से आप मर्ज कर लो या इंडिपेंडेंट सेपरेट टेरिटरी लो। उन्होंने वोट डाला सेपरेट टेरिटरी के लिए कि उन्हें सेपरेट टेरिटरी चाहिए। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोगों से ही पूछा जा रहा है कि उनको जो है वो क्या चाहिए, कि आपकी चॉइस क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे पावरफुल इंडियन सिटीजन क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कौन सी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, वो हम डिसाइड करेंगे, इंडियन सिटीजन डिसाइड करेंगे। तो दैट्स व्हाई इंडियन सिटीजन इज पावरफुल, राइट। और आपने प्रीएम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है, राइट, कि हमने इस संविधान को अपने आप को दिया है, राइट। हम अडॉप्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर संविधान को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसी से ही जो है वो शुरू होता है ये प्रीएम्बल। तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडियन सिटीजन। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड, लिख लो कहीं पे बहुत अच्छे से, राइट, इस पॉइंट को। ये वाला एग्जांपल जरूर मेंशन करना कि जिस समय गोवा के फ्यूचर और इवन दमन एंड दीव के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने की बात हुई थी, तो उस समय किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी लीडर ने डिसाइड नहीं किया। उस समय डिसाइड किया गोवा के ही निवासियों ने कि वो क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और उनका जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नेचर का था।
मतलब अगर वो बोलते कि महाराष्ट्र के साथ मिलना है तो आज की डेट में गोवा महाराष्ट्र का हिस्सा होता, बट उन्होंने बोला कि उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो रहना है। एंड सेकेंडली एक और चीज, गोवा क्या शुरुआत से ही स्टेट थी? तो नहीं, स्टार्टिंग में गोवा एक यूनियन टेरिटरी थी, यूटी थी। फिर बाद में 1987 में गोवा को स्टेटहुड जो है वो प्राप्त हुई। तो गोवा स्टेट कब बनी? तो 1987। गोवा को आजादी कब मिली पोर्चुगीज से? 1961। गोवा के अंदर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कब हुआ? 1967। तो ये 1961, 1967, 1987 ये थोड़ा ईयर ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेट पीएससी पूछ लेती है और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, बट यूपीएससी नहीं पूछेगी। बट हाँ, यूपीएससी ऑपरेशन विजय से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछ सकती है, रेफरेंडम से रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप के जो है वो पूछ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं फैक्चुअल डिटेल्स भी आपको बहुत अच्छे से अब पता लग गई है, कंसेप्चुअल तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कालीबाड़ी मंदिर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बांग्लादेश ध्यान में रखना है। हिंदू मंदिर है, ये हिंदू टेंपल है, बांग्लादेश में लोकेटेड है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। 1971 में इस मंदिर को पाकिस्तानी फोर्सेस ने तोड़ दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था, बट अभी इस मंदिर को दोबारा से जो है वो तैयार किया गया और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया। दैट्स वाई ये कालीबाड़ी मंदिर का टॉपिक न्यूज में है। और ओरिजिनली इसको रमना कालीबाड़ी के नाम से जाना जाता था और ये बना था मेडिवल एरा के दौरान, मेडिवल पीरियड के दौरान। और ये काफी फेमस है अपने टॉल स्ट्रक्चर के लिए, ऊंची ऊंची इमारत भवन के लिए। एंड एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इस पर्टिकुलर मंदिर से रिलेटेड भी है। इस मंदिर के साथ या फिर आप कह सकते हैं इसके परिसर, इसके कॉम्प्लेक्स में एक और बिल्डिंग बनाई गई। ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी ये संत आनंदमयी जी के फॉलोअर्स के लिए बनाई गई थी। संत आनंदमयी जी के जो भक्त थे वो यहां पर रह सकें तो उनके लिए एक अलग बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। और संत आनंदमयी के बारे में मैं चाहता हूं आप एक बार पढ़िएगा विकिपीडिया से, राइट, इनके बारे में एक समरी जो है वो पढ़िएगा। वो इसलिए क्योंकि संत आनंदमयी एक टाइम पर हमारी ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की सलाहकार थी। जो आध्यात्मिक जो होता है ना, स्पिरिचुअल फील्ड के जो एडवाइजर जो होते हैं, कुछ लोग जैसे आपके भी होंगे आध्यात्मिक एडवाइजर्स वगैरह जो आपको एडवाइज करते होंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, राइट, वास्तु वगैरह के हिसाब से, राइट। तो होते काफी सारे लोग होते हैं जो अपने पास रखते हैं, राइट। अंबानी तक जो है वो रखते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। अंबानी का जो घर है वो पूरा वास्तु के ऊपर जो है बना हुआ है, राइट। तो रखते हैं काफी सारे लोग। तो जो इंदिरा गांधी जी जो थी तो उनकी भी ये आध्यात्मिक सलाहकार बनी थी, राइट। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, संत आनंदमयी। तो इनके बारे में थोड़ा आप सर्च करिएगा। गाइज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपनी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है भूटान। भूटान ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यह पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यह पुरस्कार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को क्यों दिया गया? तो बताया जाता है कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुक, इनके द्वारा भारत भूटान संबंधों में यानी कि इंडिया भूटान रिलेशनशिप में नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो योगदान जो है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ भूटान और भूटान के जो लोग हैं उनके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। इस चीज को नोटिस करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। और एक इंडिया के लिए प्राइड वाली बात यह है कि अभी तक भूटान ने किसी भी कंट्री के लीडर को या किसी भी कंट्री को इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। और हम इंडिया जो है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले हैं जिन्हें भूटान ने यह अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये वाला भी एक फैक्ट है जिससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और मेंस में इंडो भूटान रिलेशनशिप को लेकर अगर टॉपिक आता है जीएस पेपर 2 के अंदर, तो आप ये जरूर जो है वो मेंशन करिएगा, ये फैक्ट जरूर मेंशन करिएगा। गाइज हमारी कंट्री के अंदर लीगल एज, मिनिमम लीगल एज
मैरिज की क्या है, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताइए। तो आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा। महिलाओं के लिए मिनिमम लीगल मैरिज एज जो है वो 18 साल है और पुरुषों के लिए ये एज 21 साल है, राइट। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि महिलाओं की लीगल मैरिज एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। एंड ये डिसीजन लिया गया है जया जेटली के पैनल के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो जया जेटली कमेटी भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जया जेटली कमेटी किससे रिलेटेड है। तो महिलाओं की मैरिज की लीगल एज 18 से 21 साल करने का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया है। इस कमेटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट की स्पीच में यह प्रपोजल रखा था पिछले साल कि जो भी गर्ल्स मदरहुड में एंटर करती हैं, जो भी बच्ची माता बनती है, मदर बनती है, तो मदर बनने की एज जो है वो क्या होनी चाहिए, इस पर एक कमेटी जो है वो बननी चाहिए। इसका जो है वो उन्होंने प्रपोजल रखा था। साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज्यादा है। बताएं आप मुझे कि हमारी कंट्री के अंदर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, बताएं जरा। कि मदर्स बेबी को जो बर्थ देती हैं उस दौरान जो मदर्स की मृत्यु होती है, तो ये जो दर है हमारा, जिसे हम कहते हैं मातृ मृत्यु दर, ये काफी ज्यादा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कमेटी बनाई जाए, ऐसा प्रपोजल पिछले साल बजट की स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने रखा था। साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन की, ये बहुत ज्यादा है, राइट। तो स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें, माताओं की बात करें, तो इनमें बड़े इश्यूज है माल न्यूट्रिशन को लेकर, इसको इंप्रूव करना। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो इसका जो है वो प्रपोजल बजट की स्पीच में रखा था। फिर जब ये टास्क फोर्स बनाया जा रहा था, ये कमेटी जब बनाई जा रही थी, उस समय इस कमेटी को एक एडिशनल टास्क जो है वो सौंपा गया। टास्क ये था, यानी कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी चीज लिखी गई थी कि माताओं और शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति और विवाह एवं मातृत्व की उम्र के परस्पर संबंध की जांच करना। मतलब ये जांच करना कि मदर की, यानी कि एक गर्ल की मदर बनने की एज और वो बच्चा, दोनों के हेल्थ को जो है वो ध्यान में रखना है। इसकी जांच जो है वो करनी है कि किस उम्र में एक लड़की है, एक गर्ल जो है वो मदर बन जाए, और जब बेबी हो उनका तो वो भी सुरक्षित हो, सेफ हो, हेल्दी हो, और मदर भी हेल्दी हो। तो इस चीज की जांच करना कि मदरहुड की एज और वो बेबी की, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। बेबी की हेल्थ की जांच करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस पर जो है वो इसको कमेटी को टास्क सौंप दिया गया, या इस टास्क फोर्स या इस पैनल को, जया जेटली पैनल को टास्क सौंप दिया गया। इसने पहला रिकमेंडेशन ये दिया कि जो बच्चियों की जो उम्र है मैरिज की, गर्ल्स की, वुमेन की जो उम्र जो होनी चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए मैरिज की, वो 21 साल कर दो। ये इसका रिकमेंडेशन था। दूसरा ये था कि सरकार को लड़कियों की स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच को बढ़ाने पर कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल्स और कॉलेजेस दूर दराज के एरियाज में है, यानी कि बच्चियां का रेसिडेंट एक लोकेशन पर है, स्कूल कॉलेजेस बहुत दूर है, तो इस बीच ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कराए। तो ये रिकमेंडेशन दिया, राइट, इस कमेटी ने। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन, यानी कि यौन शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ स्कूल में स्किल्स, यानी कि कौशल और व्यवसाय की ट्रेनिंग, यानी कि बिजनेस की ट्रेनिंग स्कूल में ही बच्चियों को दी जाए, जिससे कि वो स्कूल पास आउट होने के बाद तुरंत उनको जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट में वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकें। और यह भी तक कहा गया कि इन सिफारिशों को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए, प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए इन रिकमेंडेशन को, क्योंकि जब तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि इन जो रिकमेंडेशन को जब तक लागू नहीं किया जाएगा और महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा, महिलाओं को एम्पावर नहीं किया जाएगा वाया एजुकेशन के माध्यम से, तब तक विवाह आयु संबंधी कानून अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे जैसा हम चाह रहे हैं। ये जो कानून है, क्योंकि आपको आज भी बताएगा इसकी आज की डेट में भी चाइल्ड मैरिजेस हमें देखने को मिलती है। इवन आज की डेट में भी
कम उम्र में जो वुमेन है वो मदर बनती है, राइट, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। इवन कमिटी ने ये चीज भी रिकॉर्ड करी कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर जो हमें देखने को मिलती है वो आज की रेट में इतनी ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि कम उम्र में एक वुमेन जो है वो मदर बनती है, और कम उम्र में जब वुमेन रहती है और जब वो मदर बनती है, बेबी को बर्थ देती है, तो बेबी हेल्दी नहीं होते हैं और 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है बेबीज की, राइट। तो दिस इज द केस। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये मैरिज की उम्र जो 21 साल की करने की बात की जा रही है वो स्पेशली मदरहुड को भी ध्यान में रखते हुए की जा रही है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ ही साथ कमिटी ने यह भी कहा कि ये रिकमेंडेशन पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आधारित नहीं है, ये रिकमेंडेशन महिला सशक्तिकरण के लिए है, ये रिकमेंडेशन जेंडर पैरिटी के लिए भी है। जैसे कि मेल की जो शादी करने की उम्र है वो 21 साल है, तो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल फीमेल की भी की जाएगी, तो ये जेंडर पैरिटी रहेगी, जेंडर इक्वालिटी रहेगी। आप बताएं मुझे कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? तो आप इसमें यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला भी क्लॉज लिख सकते हैं कि जो गर्ल की एज जो बढ़ाई जा रही है, मेल की एज के बराबर वुमेन की एज जो है वो की जा रही है, फीमेल की एज जो की जा रही है मैरिज के मिनिमम एज मैरिज के मामले में, तो जेंडर पैरिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को भी अचीव करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में भी, राइट, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में भी। और साथ ही साथ कमेटी ने यह भी कहा कि एजुकेशन और लाइवलीहुड तक पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे बढ़ाना है, राइट, क्योंकि महिला अगर एजुकेटेड होंगी तो वो अपने डिसीजन जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर भी जो है वो स्वयं ले सकेंगी, राइट। और देखिए ये सब चीजें जो आपने सुनी, आपको लग रहा होगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, अगर मिनिमम एज जो है वो अगर इंक्रीज कर दी जाएगी महिलाओं की मैरिज करने की, 21 साल कर दी जाएगी, तो वो थोड़े यानी कि थोड़े टाइम बाद जो है वो मदर बनेंगी, जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और उनकी बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, राइट। बट क्या आपको पता है कि महिला अधिकार कार्यकर्ता जो है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो है, ये इस डिसीजन से खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है तो इनका तर्क भी देख सुनो आप, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी एक टॉपिक पर और अच्छे से चीजों को और अच्छे पॉइंट जो है वो लिख पाएंगे डाइवर्सिफाई तरीके से आप। इनका कहना यह है कि अगर हमने मिनिमम मैरिज की एज, मिनिमम लीगल एज मैरिज की अगर बढ़ा दी, तो जो यंग अडल्ट्स हैं, जो कपल्स हैं, जो कई बार जो है वो शादी कर लेते हैं भागकर, राइट, या इन जनरल भी कपल जो है वो शादी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, वो कानून को तोड़ेंगे, राइट। और जब कानून को तोड़ेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब कानून को तोड़ना मतलब क्लियर सी बात है कि भाई आपने क्राइम किया है, राइट, कि आप कानून का जो है वो उल्लंघन कर रहे हो, तोड़ रहे हो उसको, तो आप क्या हुए, क्रिमिनल हुए। तो क्रिमिनल केसेस इंडिया के अंदर ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट ने ये कहा है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। तो ये वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एंगल इस टाइप का भी। एंड आज की रेट में कानून क्या कहता है, वो 21 साल और 18 साल की उम्र जो है वो आज की रेट में कानून ने प्रिस्क्राइब की हुई है। बट आपको पता है कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का क्या कहता है, कि आप मुझे बताएं, मैरिज एक्ट जो है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट और इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इन दोनों में से जेंडर पैरिटी या जेंडर इक्वलिटी वाला कौन सा कानून है? तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का जो कानून है वो जेंडर पैरिटी है। जैसे कि एक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 18 साल की उम्र में। एक व्यक्ति को वोट करने की शक्ति जो है वो कब मिलती है, 18 साल की उम्र में। वोट करने के अधिकार जो होते हैं एक व्यक्ति को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही वो 18 साल की उम्र पे आते हैं और उसको क्रॉस करते हैं तो उनका वोटर आईडी कार्ड जो है वो बन जाता है। तो ये मेजोरिटी एक्ट की माइनर और मेजर, माइनर चाइल्ड बोलते हैं ना हम लोग कि एक व्यक्ति माइनर है मतलब वो 18 साल से कम की उम्र के हैं, तो 18 साल जो एज जो प्रिस्क्राइब करी है, डिसाइड करी है, वो मेल और फीमेल के लिए इक्वल है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर पैरिटी वाली है, राइट, दोनों के लिए। बट मैरिज के केस में ये जेंडर पैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बट अब इसको जेंडर इक्वल जो है वो किया जा रहा है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है इस चीज को। एंड एक और चीज, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताइएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट
1955 के तहत चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। बताएं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो कहता है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो इल्लीगल नहीं है, मतलब अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज को। बट हाँ, उसमें यह भी है कि अगर किसी नाबालिग वर या वधू इनके अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई जैसे माइनर नाबालिग वर या वधू है, अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि, या फिर उनकी अगर मैरिज हो गई और वो बाद में बोल रहे हैं कि यार हमें जो है फोर्सफुली कराया गया, हम मैरिज नहीं करना चाहते, तो उनकी मैरिज को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है इस ग्राउंड पर। बट ये चीज ध्यान में रखिएगा आप, तो इस्लाम में जो माइनर की जो मैरिज है, राइट, तो वो वैध कब मानी जाएगी? मतलब कि नाबालिग के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि इस्लाम जो है वो क्या कहता है कि माइनर की मैरिज जो है वो तब वैलिड कंसिडर की जाएगी जब माइनर प्यूबर्टी अटेन कर लेंगे। तो क्या ये सही है या गलत है, आप बताएं मुझे, आपका क्या विचार है, आप बताएं, क्योंकि कानून तो कह रहा है कि ये तो सही है, चाइल्ड मैरिज सही है, राइट। बट हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसने मिनिमम शादी की एज जो है वो प्रिस्क्राइब करी है 18 और 21, राइट। बट चाइल्ड मैरिज हमारे यहां बैंड है, राइट, इलीगल है, राइट, बात समझ रहे हो। बट क्यों कह रहे हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कि चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल नहीं है? गाइस बात ध्यान से समझना, हमारा इंडियन लॉ, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, स्टेट की बात करें, स्पेशली स्टेट मतलब आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की जो डेफिनेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। तो सरकार ने हमारे यहां ये मान के चलो समझने के लिए कि सरकार ने हमारे यहां ये डिसाइड किया है कि चाइल्ड मैरिज इलीगल है। बट चाइल्ड कौन सी उम्र को कंसिडर किया जाएगा, माइनर कौन सी उम्र को कंसिडर किया जाएगा, इसके लिए हम देखते हैं इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 को, राइट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत 18 साल के कम की उम्र के जो लोग हैं वो माइनर हैं और वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी हो जाएगी वो। बट हिंदू लॉज की बात करें या मुस्लिम लॉज की बात करें तो इसमें ये कोई 18 साल वाला क्लॉज नहीं है, तो वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। बट आप बोलेंगे सर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी मानी जाएगी? तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मानी जाएगी, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, लॉ इज अबव ऑल, कानून जो है वो सबसे ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तर्क जो है वो देकर चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना, अगर लिखा हुआ है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये चाइल्ड मैरिज को इलीगल नहीं मानते हैं, लीगल मानते हैं, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस तरीके की चीजें आपसे प्रीलिम्स में अक्सर पूछी जा सकती हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। सो गाइज फाइनली अगर हम जैसे देखें कि आज की डेट में जो 21 साल की जा रही है, एक फीमेल की उम्र जो लीगल मैरिज की जो एज है उसको बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है, तो एक तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी को भी सपोर्ट कर रहा है जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को भी अचीव करेगा। फर्स्ट पॉइंट जेंडर इक्वलिटी न्यूट्रलिटी का, है ना। सेकेंड पॉइंट, इसके फायदे और क्या है, तो आप इसमें क्या एट द एंड फायदे मेंशन करेंगे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी, कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मदर की हेल्थ भी और बेबी की हेल्थ ये इंप्रूव होगी, हमारी कंट्री के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस होगा, है ना। साथ ही साथ इसमें एक स्टडी के थ्रू, आप ये स्टडी का भी मेंशन कर सकते हैं डेटा, इस स्टडी के थ्रू ये पता लगता है कि जो भी बेबी बर्थ लेते हैं उन मदर से जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच की है, तो ऐसे बेबी स्टंड रिकॉर्ड होते हैं। स्टंड यानी कि नाटेपन की प्रॉब्लम उनमें होती है, उनकी हाइट नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन में छोटी होती है, कम होती है, एज कंपेयर टू दोज बेबीज जिनकी मदर की एज 20 से 24 साल की उम्र की है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप जरूर मेंशन करिएगा, राइट। बट फिर भी हमारे यहाँ इतने कानून भी है मिनिमम एज को लेकर भी, राइट। उसके बावजूद भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग को देखने को मिलते हैं कि नाबालिग की जो है वो शादी हो जाती है। नाबालिग की शादी ही नहीं, हमें देखने को मिलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद माइनर के केसेस भी हम लोग को नजर आते हैं, राइट। यानी कि माइनर के साथ जो है वो उनको मदर जो है वो बना दिया,
राइट। तो ऐसे केसेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी अभी जो न्यूज आई है वो तो आप ध्यान में रखिए कि अब मैरिज की लीगल एज जो है वो बढ़ाकर महिलाओं के लिए 18 से 21 जो है वो की जा रही है, राइट, जिसको डिसाइड कर लिया है कैबिनेट ने कि इसको ये अब लीगलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द होल टॉपिक गाइस। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, मार्केट से आपने चाय पत्ती खरीदी है? कितने की आती है? टाटा टी वगैरह ये सब चाय पत्ती जो हम लोग को देखने को मिलती है कितने की आती है? टाटा टी हम लोग को देखने को मिलता है कि 102 रुपए 55 पैसे की मिल रही है अमेजोन पे, राइट। अलग अलग टी है। ताजा करके भी एक टी आती है 320 रुपए 1 किलो की, ये ब्रूक बॉन्ड ताज करके जो हमें देखने को मिलती है। और टाटा टी गोल्ड जो आती है 1 किलो की 551 रुपए, है ना। तो 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। खुली चाय तो हम लोग को और 20-1 रुपए की जो है वो मिल जाती है खुली चाय पत्ती मार्केट में। आसाम की मनोहरी गोल्ड टी है। इसका प्राइस पिछले साल था 1 किलो का 75,000 रुपए और इस साल 33% प्राइस बढ़ गया है और ये प्राइस हो गया है 99,999 रुपए। 1 किलो चाय पत्ती 1 लाख की बिक रही है। नाम याद रखना भैया, बहुत भारी चाय पत्ती है। आसाम मनोहरी चाय पत्ती गोल्ड टी, आसाम मनोहरी गोल्ड टी, तो याद रखना ये। और इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है इस चाय के। बताया जाता है कि काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इसमें मिले हुए हैं। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि मदद करते हैं एजिंग के इफेक्ट को कंट्रोल करने में, बुढ़ापा नहीं होगा, राइट। और ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, राइट। तो ये इस चाय पत्ती के फायदे हैं, चाय पीने के फायदे हैं। भैया पीना चाय आप लोग पीना और मुझे भी पिलाना इस टाइप की चाय, राइट। जब सिलेक्शन लेकर आओगे आप तो लेकर आना साथ में 1 किलो चाय पत्ती सर को गिफ्ट करने जा रहे हैं, राइट, 1 लाख रुपए वाली। साथ बैठ के पियेंगे सब। अब ये चाय पत्ती इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? तो इससे आपको कुछ सीख मिलेगी कि इंसान को अगर एक्सपेंसिव बनना है, यानी कि स्टेटस वाइज, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, टॉप रैंक चाहिए आईएएस की, तो क्या करना है? तो सीख मिलेगी अभी आपको। ये चाय पत्ती तोड़ी जाती है सुबह 4 से 6 के बीच, जब सूर्य की किरणें पड़ती भी नहीं है जमीन पर, इस चाय पत्ती पर पहले ही तोड़ ली जाती है, राइट। और इसका कलर जो होता है वो लाइट बीच कलर का होता है, लाइट बीच। ये पत्ती जो तोड़ी जाती है कलियों के साथ ही तोड़ी जाती है और चाय का इसका टेस्ट जो होता है वो अलग टाइप का होता है, राइट, नॉर्मल चाय से अलग। अब यार 1 लाख की चाय पी है कोई व्यक्ति तो अलग फील आना चाहिए ना टेस्ट वेस्ट में। तो सीख क्या मिली आपको? मॉर्निंग में सुबह उठो और उठकर पढ़ाई करो। जितनी जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे उतने जल्दी रेस में जो है वो आगे रहोगे, राइट। तो स्टार्ट्स अ डे अर्ली, एंड्स द डे लेट, मेक्स द मैन एंड वुमेन ब्रेव एंड ग्रेट। अरे वाह, क्या बात है। अभी बनाई जस्ट मैंने, पता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, सुबह सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई वढ़ाई करो, जल्दी सिलेक्शन लो, मेरे पास आओ, चाय पत्ती वाई पत्ती लेके आना, राइट। इस प्रकार की एक्सपेंसिव। और फॉर्च्यूनर तो आप जानते ही हैं कि आपको सिलेक्शन के बाद मेरे पास एक फॉर्च्यूनर लेकर आना है एज अ गिफ्ट के तौर पर, राइट। क्योंकि मेरी फीस जो है वो इतनी कम नहीं है। मेरी फीस है 40-50 लाख रुपए की। फॉर्च्यूनर जब तक नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। एंड कमिटेड होकर पढ़ाई करो, क्योंकि इतनी तो ये तो आपको करना ही है, काम आपको करना ही है कि फॉर्च्यूनर आपको लेकर आनी। मुझे चाहिए आप लोगों से फॉर्च्यूनर, राइट। गाइस, अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसने प्रेडिक्ट करी है कोल्ड वेव, शीत लहर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर अगले कुछ दिनों के लिए। इसने प्रेडिक्ट करी है कि अगले कुछ दिनों में ठंडी जो है वो बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये आईएमडी कैसे डिक्लेयर करती है कोल्ड वेव को, शीत लहर को? तो इसमें 2 चीजें आईएमडी कैलकुलेट करती है। बहुत ध्यान से सुनना इस टेक्निकलिटीज को आईएमडी की। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, उन एरियाज में ये चेक किया जाता है सबसे पहली चीज तो उन एरियाज का अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एरिया जो है वो शीत लेयर की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि यहां पर अब ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज ये है कि कोई एक एरिया है, उसका जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उसमें अगर 4.5 डिग्री से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगर होती है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस क्षेत्र को शीत लहर के क्षेत्र पर या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर शीत लहर कोल्ड वेव जो है वो आ गई है, इस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये 2 टेक्निकलिटीज प्लेन एरियाज मैदानी क्षेत्रों के लिए।
एंड जो हिली एरियाज होते हैं, ऊंचे एरिया, पहाड़ी वाले एरिया, उन एरियाज में 0 डिग्री का पहले देखा जाता है कि उनका अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो ऐसे एरिया को कोल्ड वेव्स के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, शीतलहर के एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर उन एरियाज का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर गिरता है तो ऐसे एरिया को कोल्ड वेव्स के एरिया में जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कभी कभी आ जाती हैं, वैसे ये इतनी डिटेल में टेक्निकलिटीज नहीं पूछेंगे, बट कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज ये फैक्ट्स पूछ लेती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी यूपीएससी कहां पर टच करेगी, तो यूपीएससी आपसे पूछेगी कि कोल्ड वेव्स की कंडीशन के क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं, कि शीतलहर की जो स्थिति होती है भारत में तो उसके क्या कारण है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होता क्या है कि बारिश होती है, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है, बारिश के कारण डे का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बट रात वाला टेम्परेचर जो होता है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर जो अक्सर आपने सुना भी होगा कि यार ठंडी बढ़ रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं यार हिमालय में बर्फ गिर रही है क्या, बोलते ही नहीं बोल रहे स्नोफॉल हो रही है क्या हिमालय में, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार स्नोफॉल हो रही है लगता है हिमालय में, इसलिए ठंडी जो है वो बढ़ गई है, राइट। तो ये भी एक मेजर कारण है, राइट, स्नोफॉल का। इसके अलावा कई बार ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, राइट, ठंडी हवा का नीचे की ओर उतरना, तो ये भी एक कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। फिर ला नीना, ये फैक्ट याद रखो, जैसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ज्योग्राफी में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, राइट। ये टॉपिक अगर न्यूज में आता है प्रॉपर तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी एल नीना या एल नीनो और ला नीना ये दो चीजें होती हैं, ये आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ला नीना जो है ये फेवर करता है ठंडे वातावरण को, राइट। कोल्ड वेव्स जो इंडिया के अंदर जो नॉर्थ इंडिया में आती है वो ला नीना के कारण आती है, और अभी ला नीना जो है वो हमें देखने को मिला है इंडिया में। तो इससे रिलेटेड हमने जो है वो डिस्कस ऑलरेडी किया भी हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप नोट डाउन करिए। हमारे पास जो अभी फ्लड आए थे, बाढ़ की जो स्थिति आई थी, तो वो ला नीना के कारण आई थी, क्योंकि बाढ़ भी जो है वो ला नीना फेवर करती है, यानी कि जब भी ला नीना आती है तब बाढ़ जो है वो अपने साथ लेकर आती है, और कोल्ड वेव्स भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सर्दी जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बढ़ती है, और एरिया भी, ज्यादा एरिया पे सर्दी जो है वो कैप्चर होती है ला नीना के समय पर, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोल्ड वेव की कंडीशन का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज्यादा होता है, इसका प्रभाव एग्रीकल्चर पर, खेतों पर भी, कृषि पर भी बहुत पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें राबी क्रॉप्स की तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स जाती हैं। साथ ही साथ अगर कैश क्रॉप की बात करें, नगदी फसलों की बात करें, तो उसमें भी नुकसान होता है। स्पेशली कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी को टेम्परेचर वेरिएशन बिल्कुल नहीं पसंद, साउथ इंडिया में कॉफी ज्यादातर उगती है, हल्का भी टेम्परेचर जो है वो इधर उधर होता है तो कॉफी क्रॉप्स जो है वो डैमेज होता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी फिर ह्यूमन लाइफ पर भी इंपैक्ट पड़ता है, सर्दी होने लगती है, नाक बहने लगती है लोगों की, राइट। तो ये सब सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों की तो नाक से खून तक निकलने लगता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया, एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से जो है वो सुनिएगा। ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया है ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले ओआईसी क्या है इसको समझिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1969 में हुआ था। इसके टोटल 57 मेंबर्स हैं, और यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली बॉडी ओआईसी है, 57 मेंबर के साथ। आप मुझे बताएं यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने मेंबर हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और ये जो ओआईसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना यह है कि इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ये एक मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है, ये खुद कहती है। एंड ये कार्य करती है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना और संरक्षण हेतु कार्य करना। तो ये जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य में आता है। ओआईसी परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में ओआईसी की स्थायी प्रतिनिधि मंडल है,
राइट। मतलब कि कुल मिलाकर कि यूनाइटेड नेशन की अगर मीटिंग चल रही है या यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हो रही है तो ओआईसी एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिप्रेजेंट भी करती है, राइट। एंड इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हम लोग को सऊदी अरेबिया जेड्डा में देखने को मिलता है। एंड इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो अभी ओआईसी और इंडिया के बीच ऊर्जा यानी कि एनर्जी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स आर्थिक से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए ओआईसी जो है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रही है आज की डेट में, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें सिनेरियो की। और अभी ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों देखने को मिला है, तो ओआईसी ने एक बैठक बुलवाई थी इस्लामाबाद में। इस बैठक में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि रशिया, चाइना, यूएसए ये शामिल थे। इस बैठक में यह कहा गया कि आज की डेट में अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो उसको स्टेबल करो, उसको ठीक करो। अगर उसको ठीक नहीं करोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आ सकते हैं, यानी कि विश्व आर्थिक आप कह सकते हैं कि क्राइसिस वगैरह, और वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी पतन जो है वो देखने को मिल सकता है। ये इंपैक्ट करेगा वर्ल्ड की इकोनॉमी को। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो अगर खराब होगी तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्थिति भी खराब होगी। तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई। फिर रिजल्ट के तौर पर यह सामने आया कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से यानी कि आईडीबी के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाएगा, मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके लिए एक ये फंड बनाएंगे, एक कोष जो है वो तैयार करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो भी कंट्री इस फंड में, इस कोष में डिपॉजिट करती हैं, डोनेट करती हैं पैसा, तो वो तालिबान के माध्यम से होकर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि तालिबान का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो तो ये पैसा जो होगा वो वेपन वगैरह परचेज करने में लगा देगा। ह्यूमैनिटेरियन एड वेड थोड़ा करेगा, मानवीय सहायता थोड़ा प्रोवाइड कराएगा। तो मानवीय सहायता के लिए जो कंट्री कंट्रीब्यूट करेंगी वो तालिबान के साथ जो है वो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये क्लियर जो है वो यहां पर कर दिया गया है। बट अभी इशू बताऊं क्या है, एक और मुद्दा उठाया गया। काफी सारी कंट्रीज ने, स्पेशली अमेरिका की बात करें तो इन्होंने लगभग 10 बिलियन के आसपास, 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास अफगानिस्तान के एसेट्स को सीज किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है। मतलब अफगानिस्तान के एसेट को जो है वो ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसके जो बैंक अकाउंट्स है वो ब्लॉक कर दिए हैं। क्योंकि जब से 9/11 का केस हुआ था, घटना हुई थी, अलकायदा वाला जो इशू हमें देखने को मिला, तब से यूएसए ने स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए थे अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके वेरियस अकाउंट्स को अलग अलग कंट्री के अंदर ब्लॉक करवा दिए थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये पैसा जो है वो निकालो। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि ये जो पैसा है ये ब्लॉक इसलिए भी किया गया क्योंकि जो केसेस 9/11 का केसेस जो है अलकायदा से रिलेटेड, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी जो है वो चल रहा है अलग अलग गवर्नमेंट्स में, राइट। या इवन यूएसए के अंदर भी केसेस जो है वो चल रहा है। और जो लोग पीड़ित हैं 9/11 में, तो उनके परिवार को जो है वो कंपनसेट किया जाएगा अफगानिस्तान के इस फंड से, यानी कि इस अमाउंट, यानी कि जो अकाउंट्स वगैरह में जो पैसे रखे हुए अफगानिस्तान के, तो उससे जो है वो फंड किया जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये एक मुद्दा भी जो है वो सामने उजर कर आया है। अब देखते हैं आगे चल के ये अफगानिस्तान के जो फ्रोजन अकाउंट है तो उसका क्या होता है।